नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना ने राष्ट्रीय राजधानी के उन स्कूलों को सख्त लहजे में चेताया है जो ड्रेस और किताबों के लिए छात्रों पर दबाव बनाते हैं। आतिशी मारलेना ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री आतिशी ने यह भी कहा कि जल्द ही इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि दिल्ली के स्कूल किताब और ड्रेस खरीदने के लिए बच्चों पर दबाव बना रहे हैं। इसके लिए जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। आतिशी ने कहा कि ये कई जगहों से शिकायतें आ रही थी कि किताबों को और यूनिफॉर्म को लेकर दिल्ली सरकार के निर्देशों के खिलाफ जाते हुए कई स्कूल दबाव बना रहे हैं। दिल्ली की शिक्षा निदेशालय को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जिन जिन स्कूलों से ऐसी शिकायत आती है तो उन पर कार्रवाई की जाए। हम जल्द ही इसकी गाइडलाइंस निकालेंगे। शिकायत के लिए फोन नंबर या ईमेल एड्रेस जारी करेंगे और जिन स्कूलों से लगातार ये शिकायतें आ रही है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इन स्कूलों की मान्यता भी रद्द करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला सवाल था, ये कई जगह से कंप्लेंट आ रही थी कि किताबों को और यूनिफॉर्म को लेके दिल्ली सरकार के निर्देशों के खिलाफ जाते हुए कई स्कूल पेरेंट्स पे दबाव बना रहे हैं। कल ही मैंने दिल्ली के शिक्षा निदेशालय को ये आदेश दिए हैं कि जिन जिन स्कूलों से ऐसी शिकायत आती है वहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम कल या परसों में इसकी गाइडलाइंस निकालेंगे, कंप्लेंट्स के लिए एक फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस जारी करेंगे और जिन जिन स्कूलों से लगातार ये शिकायतें आती रहें उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन स्कूलों की मान्यता भी रद्द कर सकते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूँगी कि आप आइए ना, हम तो बार बार आपसे कहते हैं कि आप आइए, हमारे स्कूलों में आइए, आप आइए, हमें अपने राज्यों के स्कूलों में लेके जाइए। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कहाँ पर कैसी पढ़ाई हो रही है। देखिए, हमने तो जब से हमारी सरकार आई है हमने बिना छुपाए इस बात को सामने रखा है कि बहुत सारे बच्चे छठी सातवीं तक पहुंच जाते थे और उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। हम तो पहले दिन से बच्चों की फाउंडेशन स्किल्स इंप्रूव करने में, उनके लर्निंग गैप को रिड्यूस करने में सामने आए हैं। हमने कभी भी अपने नतीजों को नहीं छुपाया है। आज भी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हम उनको एक्स्ट्रा कोचिंग देंगे। जिन सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पाए हैं हम उन्हें पढ़ाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि उन बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। तो एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर भी होगा हम उसे कुछ रास्ता देंगे आगे बढ़ने का, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो स्कूलों को डिमोलिश करके वहाँ पे अपना पार्टी ऑफिस बनाने का सोचती है। तो कौन शिक्षा के हित में है और कौन शिक्षा के खिलाफ है, ये तो जग जाहिर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने अब निर्देश दे दिए हैं कि जिन भी स्कूलों द्वारा दबाव बनाया जाएगा बच्चों पर, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर नौबत आई तो स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। आतिशी की द्वारा यानी कि शिक्षा मंत्री के द्वारा कल भी प्रेस वार्ता कर ये कहा गया है कि जिन स्कूलों के द्वारा बच्चों और पेरेंट्स पे दबाव बनाया जा रहा है यूनिफॉर्म, किताबों और डिक्शनरी को लेकर, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और शिक्षा मंत्री की तरफ से शिक्षा निदेशालय को आदेश भी दिए गए हैं जिनकी शिकायतें लगातार आ रही है जिन स्कूलों की, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए। अगर जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो मान्यता है वो भी अब रद्द की जाएगी। यानी कि स्कूलों पर कहीं ना कहीं सख्ती बरतने के लिए दिल्ली सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। यहां तक कि ये भी कोशिश की जा रही है
कि जिन परिजनों को या फिर कहे जिन बच्चों को परेशानियां हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या फिर कहे स्कूलों की जो फीस, जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर लगातार फीस वृद्धि को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि यूनिफॉर्म और डिक्शनरी को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है कि उनके पास से ही यूनिफॉर्म खरीदी है और वो मनमाने दामों पर बेच रहे हैं, तो उसके लिए ऊपर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जाएगी और लगातार आतिशी या फिर कहे दिल्ली सरकार के द्वारा यही आदेश दिए गए कि जो भी स्कूल मनमानी कर रहे हैं या फिर बच्चों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, उनके ऊपर अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए उनकी कैसे मान्यता जो है वो भी रद्द की जाएगी। मगर यहाँ पर एक और जानकारी दी है दिल्ली शिक्षा मंत्री के द्वारा कि कुछ एक दो दिनों के अंदर ही फोन नंबर या फिर कहे ईमेल आईडी जो है वो साझा की जाएगी, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है शिक्षा विभाग के द्वारा या फिर प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, वो उसकी जानकारी जो है वो सीधा उस हेल्पलाइन नंबर पर या फिर कहे ईमेल के द्वारा कहीं ना कहीं जानकारी दे सकते हैं। अगर लगातार स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कैसे जानकारी मिलती है या फिर परेशानियां मिलती है तो उसके ऊपर स्कूल के ऊपर एक्शन भी किया जा सकता है। मगर अब देखना होगा कितने स्कूलों के ऊपर एक्शन किया जा सकता है और कितने स्कूलों की मान्यता जो है वो रद्द की जाएगी। मगर यहाँ पर भाजपा के ऊपर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा कि जिन बच्चों के द्वारा कहीं ना कहीं मार्कशीट जो जारी की गई थी भाजपा के द्वारा कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो बेहतर नहीं हो रही है और लगातार बच्चे जो है वो फेल हो रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो झूठ बोल रही है। मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि जो भी बच्चे कमजोर है पढ़ाई के अंदर उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी, ताकि बच्चे जो है वो बेहतर तरक्की के या फिर क्या है बेहतर शिक्षा जो है उनकी प्रदान होती नजर आए। मगर अब देखना होगा किन किन बच्चों को कोचिंग क्लासेस दी जाएगी, सेंटर जो कैसे एक्स्ट्रा क्लासेस है वो कब से खोली जाएंगी, दूसरा हेल्पलाइन नंबर जो है वो कब से जारी किया जाएगा, इसके बारे में आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया गया है। जी राजीव, जिस तरीके से हालांकि खुलासा नहीं किया गया है लेकिन एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा और इसी के साथ उन्होंने कहा कि स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अब ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एक सवाल उनसे यह भी पूछा गया कि आखिर जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि बच्चे 11वीं और 9वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए यहाँ पर बात करें जो भाजपा के द्वारा जो लगातार आरोप लगाए गए थे कि 9वीं के अंदर लगातार और 11वीं के अंदर लगातार नंबर जो है बच्चों के अच्छे नहीं आ रहे हैं और बच्चे जो है वो फेल हो रहे हैं और लगातार लगभग ये कहा गया था कि एक साल के अंदर लगभग 1 लाख बच्चे जो है 9वीं और 11वीं में फेल होते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मार्कशीट जो दिखाई गई थी उसके अंदर जरूर कुछ बच्चों के नंबर कम थे, मगर यहाँ पर आतिशी के द्वारा बिल्कुल कहा गया है कि जिन बच्चों के नंबर भी कम होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी और एक्स्ट्रा क्लासेस कब से शुरू की जाएंगी ये अभी डिसाइड नहीं किया गया। दूसरा यहाँ पर जिन स्कूल प्राइवेट स्कूलों के द्वारा कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म को लेकर या फिर कहे डिक्शनरी को लेकर लगातार पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और महंगे दामों पर बेची जा रही है, उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मगर अभी जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1-2 दिनों के अंदर ही जारी किया जाएगा और ईमेल आईडी भी दी जाएगी, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं लोग जो है वो या फिर कहे परिजन जो है वो अपनी शिकायतें जो है वो कॉल नंबर पर या फिर कहे ईमेल के माध्यम से दिल्ली सरकार तक पहुंचाएंगे। मगर अब देखना होगा दिल्ली सरकार इसके द्वारा किस तरीके से कार्य करेगी, परिजनों की जो परेशानियां हैं उसको किस तरीके से सॉल्व कर पाएगी। दूसरा यहाँ पर जो बच्चों की अंक कम आ रहे हैं 9वीं क्लास में या फिर कहीं जो फेल हो रहे हैं उनके लिए कोचिंग क्लासेस जो है या एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो कब से शुरू की जाएगी, इसके अंदर अब अभी कहीं ना कहीं समय होता नजर आएगा। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार अगर इसके अंदर कदम उठा लेती है, यानी कि सीधे सीधे कहे जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर मनमानी करी जा रही है, अगर हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जरूर दी जाती है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत बड़ी कह सकते हैं संख्या बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि परिजन जो है वो लगातार प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो शिक्षा मंत्री के इस आदेश के बाद परिजनों का क्या कुछ कहना है, वो किस तरीके का रुख दिखा रहे हैं इस बात को लेकर? राजीव देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें परिजनों की तो परिजन जो है वो इस कैसे है सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी ये उम्मीद करते हैं कि हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जो है वो जल्दी से जल्दी जारी की जाए, ताकि जिन स्कूलों के अंदर अभी तक परेशानी बनी हुई है या फिर जिन स्कूलों के अंदर बच्चों के परिजनों से एक्स्ट्रा पैसे ले चुके हैं उनके खिलाफ जो है वो शिकायतें अब लगातार मिलती हुई नजर आएगी। और देखना होगा दिल्ली सरकार इसके लेकर किस तरह कदम उठा सकती है और कितने स्कूलों की मान्यता जो है वो रद्द की जाएगी। मगर अब देखना होगा आने वाले समय के अंदर किस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो कार्य करता है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी में 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 4 मई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मेयर और पार्षद के चुनाव ईवीएम और नगरपालिका और नगर पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव होगा। प्रदेश के 17 महापौर और 1,420 पार्षद के चुनाव ईवीएम से होंगे। नगरपालिका और नगर पंचायत के पदों पर बैलेट पेपर से मतदान होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस लगाने के निर्देश दिए हैं। नगरपालिका परिषद के 199 अध्यक्ष और 5,327 सदस्यों का बैलेट पेपर से वोट होंगे। इसके अलावा 544 नगर पंचायत अध्यक्ष, 7,178 सदस्यों का चुनाव भी मतपत्रों से होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव आयोग के निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। 2023 में जनता बीजेपी का कमल खिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार थी, हम 24 में भी सरकार बनाएंगे। चुनाव के कार्यक्रम है, इस तरह से इसे संपादित किया जाएगा। ये मतदान जो 2 चरण में किया जाएगा, इसमें 37 जिले प्रथम चरण में लिए गए हैं। ये मंडलवार अगर आपको बताएं, हमारे सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी मंडल प्रथम चरण में लिए गए हैं। इनके अंतर्गत पड़ने वाले समस्त 37 जनपदों का चुनाव प्रथम चरण में संपादित कराया जाएगा। दूसरे चरण में मेरठ, ये कमिश्नर का नाम मैं बताना हूँ, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर, इन कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले 38 जिलों का द्वितीय चरण में चुनाव संपादित। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं नगर निकाय के चुनाव के ऐलान का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बहुत पहले से तैयार थी और हमारी लगातार तैयारी बूथ नहीं मतदाता स्तर तक है और मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। इसलिए लगातार कोई भी चुनाव हो, भाजपा का कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन है। 2023 के नगर निकाय चुनाव में लोग भाजपा को वोट दे करके, भाजपा का कमल खिला करके ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और 2024 में लोकसभा में ऐतिहासिक विजय दिला करके फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर समय तैयार थी। खुशी की बात यह है कि 27% जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर के बहुत साजिश के तहत समाजवादी पार्टी ने विवाद कराया था, उसकी साजिश फेल हो गई। हम 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देते हुए और प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव की घोषणा आज सुन चुके हैं और 2 चरणों में चुनाव होगा ऐसा बताया गया है और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कमर कस करके तैयार है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से जो इंतजार था उत्तर प्रदेश की जनता का और उत्तर प्रदेश की सरकार का, वो अब खत्म हो गया है, निकाय चुनावों का ऐलान हो चुका है, किस तरीके की अहम जानकारी? उसका देखिए, जनता को इंतजार था ही, लेकिन ये कहा सकता है कि तमाम पार्टियों को भी इंतजार था। निकाय चुनाव में तमाम पेच फंसे और पेच फंसने के बाद आखिरकार चुनाव की घोषणा हो गई और ये कहा जा सकता है कि 2 चरणों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 14,684 पदों पर चुनाव होगा, जिसमें 17 महापौर, 1420 पार्षद कहीं न कहीं चुने जाएंगे और ईवीएम चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश के बाकी पदों पर बैलेट पेपर चुनाव होंगे। संवेदनशील स्थानों पर जा सकता है कि पुलिस लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आचार संहिता कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से अधिसूचना के बाद लागू हो गई है। 17 नगर निगम महापौर और 1420 पार्षदों के लिए ईवीएम से होगा, तो वहीं नगर पालिका परिषद 199 और अध्यक्ष
जो होंगे वो 5,327 सदस्यों का जो मत पत्र होंगे उसको कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से कराया जाएगा। नगर पंचायत में लगभग 544 अध्यक्ष चुने जाएंगे, तो वहीं 7,178 सदस्यों को निर्वाचन जो पत्रों से काम किया जाएगा। तो प्रदेश के कुल 760 नगर निकाय और 14,684 पदों पर निर्वाचन किया जाएगा। और ये कहा सकता है कि 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। और ये कहा सकता है कि पहले चरण में राजधानी लखनऊ में 4 मई को चुनाव होंगे पार्षद पद के लिए, 13 मई को काउंटिंग की जाएगी। और ये कहा जाता है कि तमाम जो तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की और निर्वाचन आयोग की वो पूरी हो चुकी हैं। और ये कहा सकता है कि दूसरे चरण में लगभग 8 मंडलों में ये चुनाव कराए जाएंगे, जिसके लिए बात की जाए तो मेरठ, हापुड़, गौतमपुर नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, ये दूसरे चरण में किए जाएंगे। और पहले चरण की बात की जाए तो शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अमरोहा, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज ऐसे तमाम जिले हैं, वहां पर कहीं न कहीं चुनाव कराए जाएंगे। और ये कहा सकता है कि चुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। और ये कहा जाता है कि कल देर रात नगर निगम का अभियान चला, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद जो भी बैनर पोस्टर्स होते हैं उनको उठाने का काम किया गया और देर रात से इसका अभियान भी शुरुआत हो गई है। जितेंद्र, जिस तरीके से कई पेंच फंसे और उसके बाद अब ये चुनाव जो है वो उनका ऐलान हो चुका है तारीखों का, ऐसे में सभी पार्टियां जो है अब सक्रिय हो गई है। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करेगी जनता। देखिए, बिल्कुल केंद्र और राज्य सरकार मिला के डबल इंजन की सरकार चल रही थी और नगर निकाय में ज्यादा फोटो खींचने से भारतीय जनता पार्टी की 3 इंजन की सरकार तैयार की जाए। तो विपक्ष भी तैयार है और कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है। और ये कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव में एक आमने सामने की ये टक्कर कही जा सकती है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से होगी। और ये कहा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनकर, पार्षदों को चुनकर कहीं न कहीं जनता किसके पक्ष में जाती है इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। 2 चरणों में चुनाव होंगे। लखनऊ में 13 मई को घोषणा हो जाएगी, तो दूसरे चरण का भी चुनाव की घोषणा होगी। तो पूरी तरह से अब राजनीतिक पार्टियों के नेता, प्रत्याशी सड़कों पर दिखाई देंगे, क्योंकि विकास का मुद्दा होगा और कहीं न कहीं सभी पार्टी अपने विकास को मुद्दे का। और सबसे अहम जो नगर निकाय चुनाव में होता है वो साफ सफाई से लेकर जो विकास का मुद्दा होता है वो होता है। जनता कितनी खुश है भारतीय जनता पार्टी से या विपक्ष को चांस देगी, इन सब बातों पर कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये कहा जाता है कि नगर निकाय का बिल्कुल पूरी तरह से बच चुका है। ठीक है जितेंद्र, लेकिन इसमें एक पेंच और भी फंसा था, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही ये जो चुनाव है वो होंगे और सरकार लगातार इसकी कोशिश में थी। अब आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में किस तरीके का फायदा बीजेपी को यहाँ मिलता नजर आएगा? देखिए, आरक्षण की बात की तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट सौंपी थी और कहा जा सकता है कि उसको स्वीकार भी कर लिया गया था। लेकिन हालांकि विपक्ष का कहना है कि उसमें आरक्षण में बहुत बड़ी कमियां की गई हैं। लेकिन इसका फायदा जो आरक्षण हुआ है इसमें कितना भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और जो उन्होंने सीटें आरक्षित की हैं वो कितना फायदेमंद होगी, इन सब पर कहीं ना कहीं थोड़ा संशय जरूर बना हुआ है। लेकिन वो वोटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और पूरी तरह से तैयारी में है और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी गाँव अभियान शुरू कर रही है भारतीय जनता पार्टी से। लगातार इस पर कहीं न कहीं अब जनता को दिखाने का काम किया जाएगा और पार्षदों ने कितना काम किया क्षेत्रों में, नगर जिला पंचायत अध्यक्षों ने कितना काम किया, नगर पालिका में कितना काम किया, ये सब इस पर वोटिंग या ईवीएम मशीन पर कहीं न कहीं जनता जवाब देगी। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष जो है वो कई मुद्दों पर मुखर होकर चुनाव लड़ने की कोशिश में है और कई मुद्दों पर मुखर होकर सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहा है। ऐसे में किस तरीके के समीकरण बनते नजर आएंगे अभी के हालातों को देखते हुए? देखिए, कल चुनाव की घोषणा होगी और समीकरण के जो हालात बनते हैं वो चुनाव के बीच में बनते हैं। किस तरह की जनता करवट लेगी, किस ओर जाएगी, वोट बैंक कितना बढ़ पाएगा, जो आरक्षित किए गए हैं सीटें वो, और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि चाहे ओबीसी पे इस बार पूरा किया गया है और सभी पार्टी ओबीसी पिछला दलित पर कहीं न कहीं पूरी तरह से नगर निकाय चुनाव में अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रही है। समीकरण चुनाव के बीच में ही कहीं न कहीं वोटिंग से पहले पता चलेंगे। लेकिन ये कहा सकता है कि जनता किस ओर करवट लोगी,
और क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या सपा को मिलेगा, सभी अपनी पुरजोर कोशिश में हैं और कहीं न कहीं अपने स्तर से जो उनके नेता हैं वो रिझाने में जुटे हुए हैं। और ये कहा सकता है कि अब आज के बाद कहा सकता है कि तमाम तस्वीरें सामने आएंगी, जिसमें कहीं न कहीं प्रचार की साथ के लेकर जनता को नेता किस तरह रिझा रहे हैं, ऐसे कहीं न कहीं वीडियो भी सामने आएंगे, खबरें भी सामने आएंगी। लेकिन कितना जनता कह सकते हैं कि प्रदेश पार्टी है, क्या वोट बैंक होगा और कितनी सीटें नगर पालिका की या कह सकते हैं निकाय के जो पार्षद होते हैं वो कितनी किस पार्टी में ज्यादा होंगे, इस पर तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगी। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा पट्टी और शिमला के बीच पंजाब रोडवेज की बस सेवा का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही ये पहला मील का पत्थर बन गया है जब पट्टी से शिमला के लिए पंजाब रोडवेज की बस सेवा शुरू की गई हो। बातचीत के दौरान पट्टी बस स्टैंड से हरे झंडे दिखाने के बाद कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार लोगों की सुविधा को मुख्य प्राथमिकता रखते हुए पंजाब के विभिन्न शहरों से दूसरे राज्यों के लिए बसें चला रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब रोडवेज या पनबस की ये बस पट्टी बस स्टैंड से सुबह 10:20 पर निकलेगी और अमृतसर, जालंधर और चंडीगढ़ होते हुए रात 10:30 बजे शिमला पहुंचेगी। इसी तरह अगले दिन सुबह 7:10 पर शिमला से रवाना होगी और उसी रास्ते से वापस लौटकर शाम को करीब 7:30 पर पट्टी पहुंचेगी। इसके एक तरफ की बस का किराया 585 रुपये रखा गया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि पंजाब रोडवेज ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आय में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पंजाब रोडवेज ने 7,88 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 547.08 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि 153.80 करोड़ रुपए की यह वृद्धि 28.11% है। उन्होंने कहा कि पंजाब रोडवेज की संख्या बढ़ रही है और अगले कुछ दिनों में अन्य शहरों से बसें चलाई जाएंगी। पट्टी इलाके वाले बधाई देना जी कि ਮੈਨੂੰ नहीं लगता भी अपने भारत के इतिहास में पट्टी तो शिमले ਨੂੰ कभी बस चली होगी। 1947 तो बाद अज पहली राह ते बड़ी वड्डी मांग ही साडे इलाके वालियां दी कि पट्टी तो शिमले ਨੂੰ बस चले। जे किसी भैन भरा दा घूमण ਨੂੰ जी करदा ही ते जे ਉਹ घट तो घट कोई 20-25 हज़ार च गड्डी करदा ते फिर उत्थे शिमले जा सकदा। हुण ਉਹ जिन्हें भी शिमले घूमण जाना सरकारी बस ते बह के जायज़ पैसों के विच शिमले, सोलन, चंडीगढ़ जा सकदा। एक सब तो वड्डी ये सहूलत मिली है कि कई बार किसी भैन भरा ने लेट चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर जाना हुंदा सी ते उन्हां नूं भी दूजे शहरां 'च जाके व्हीकल का बस का या कार का इंतजाम करना पैंदा सी। ये बस इत्थों दिने 10:20 ते चलिया करेगी ते ये बस 6:30 बजे के करीब 6:20 ते चंडीगढ़ पहुंचेगी। उसके बाद रात नूं 10:30 बजे शिमले बंद होगी ते अगले दिन 7:10 ते शिमले तो वापस चलेगी ते शामां नूं 7:30 बजे इत्थे पट्टी वापस आया करेगी, जिहदे नाल पट्टी इलाके वालियां नूं, पट्टी हल्के वालियां नूं, नाल खेमकरन हल्के वालियां नूं बड़ी वड्डी सहूलत मिलूगी। रस्ते 'च ਜਿਹੜੇ वाए ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ साडे पब्लिक नूं फायदा मिलेगा। ये बस पट्टी तो अमृतसर, अमृतसर तो जलंधर, जलंधर तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो शिमला, सोलन जाके बंद होया करेगी। ते जदों दी पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार बनी आ, मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान पंजाब दे लोकां लई देर रात काम कर रहे आ ते साडा ट्रांसपोर्ट विभाग जिहड़ा कि पिछले साल नालों इस साल 661 करोड़ रुपया जिहड़ा वा ओह ਵੱਧ फायदे च गया। 661 करोड़ रुपया पिछले साल के मुकाबले हरका वध आमदन हुई अपने पंजाब सरकार को। ते जिहड़ा ये 661 करोड़ रुपया ये कित्थे जांदा सी? ये 661 करोड़ रुपया जिहड़ियां रवायती पार्टियां दे MLA, मंत्री, मुख मंत्री सन, डिप्टी मुख मंत्री सन, उन्हां दीयां बसां आपदियां चलदियां सी ते ये 661 करोड़ रुपया सीधे जां सीधे ढंग नाल उन्हां दीयां जेबां 'च जांदा ते आउण वाले दिनां 'च गा अगले साल असीं इहदे नालों भी वध मेहनत करांगे। जिहड़ा 661 करोड़ आ
ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जिस तरीके से पट्टी से शिमला के लिए बस सेवा जो है वो शुरू की गई है और ये एक मील का पत्थर बन चुका है, क्योंकि आज तक पट्टी से शिमला के लिए कोई भी बस नहीं चली है और भगवंत मान की सरकार ने ये कार्य करने का काम किया। जी बिल्कुल, अगर ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजी भुल्लर की करें तो पट्टी से शिमला के दरमियान पहली बस सेवा शुरू की गई है। देखा यह भी गया है कि लगातार लोग जो है शिमला जाने के लिए घूमने जाते हैं और शिमला जाने के लिए उनको 3 बसें बदलनी पड़ती है अगर पट्टी से जाना पड़े तो। पट्टी से पहले पट्टी से पहले अमृतसर जाते थे, अमृतसर से फिर चंडीगढ़ बस मिलती, चंडीगढ़ से फिर शिमला बस मिलती। तो कहीं ना कहीं 3 बसें बदलकर जो है पर्यटक जो है वो शिमला पहुंचते थे। अब जो है नई सुविधा कर दी गई है जिसमें बस पट्टी से चलकर शिमला तक सीधी एक बस में ही पहुंचे जा सकते। और जो अगर पट्टी से अगर कोई पर्यटक जाना चाहे तो सुबह 10:20 से ये बस चलेगी और अमृतसर जलंधर चंडीगढ़ होते हुए रात 10:30 बजे अब जो है शिमला पहुंच जाएगी। और अगर शिमला से किसी ने पट्टी आ रहे हैं तो सुबह 7 तक शिमला से चलेगी और 7:30 बजे पट्टी जो है वापस पहुंचती हुई नजर आएगी। और ये जो है नॉन एसी रखी गई है। हालांकि अभी जो है पहला ही ट्रायल जो है वो एक मानने की किया जा रहा है और बसें जो है वो कराई भी जाएगी। पहले देखा जाएगा कि कितने पर्यटक जो है वो जाते हुए नजर आएगी, क्योंकि श्री अमृतसर साहिब भी काफी पर्यटक है वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं घूमने पर्यटक है वो आते हैं। तो टूरिस्ट को बढ़ावा देती हुई ये बस नजर भी आएगी और 585 कितना इसका रखा भी गया है। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब में कोरोना ने 13 जिलों को चपेट में ले लिया है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 72 नए केसों की पुष्टि हुई है। रविवार को राज्य में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 636 तक पहुंच गई, जिनमें 8 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि 5 मरीजों की क्रिटिकल लेवल 3 सुविधा प्रदान की गई है। तो वहीं सूबे में संक्रमण दर बढ़ गई है। शनिवार को संक्रमण दर 3.41% थी, रविवार को 6.43% रिकॉर्ड की गई। हालांकि विशेषज्ञ इसके पीछे कम सैंपलिंग की वजह बता रहे हैं। रविवार को केवल 1242 सैंपल लिए गए। तो वहीं चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो दिन प्रतिदिन कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। रविवार को चंडीगढ़ में 34 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और 5.35 पॉजिटिविटी रेट रहा। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले ही कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन लोग मास्क लगाते दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा एक तो स्वागत है हमारे एएनबी न्यूज में। और कोरोना जिस तरह से दोबारा से पैर पसार रहा है, तो आप किस तरह की गाइडलाइंस लोगों को देंगे? देखिए, हरियाणा सरकार ने 100 से ज्यादा गैदरिंग वाले स्थान पे मास्क शुरू कर दिया है, लेकिन अभी पंजाब में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। और जो एक्टिव केस हैं या जो पर डे केस रिपोर्ट हो रहे हैं वो 100 से ऊपर नहीं गए हैं पंजाब में। तो इसलिए अभी, और नंबर 3, जब ये जीनोम स्टडी में रिपोर्ट आई है तो ये जो करंट वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट बताया जा रहा है। इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने में तो कुछ जाता ही नहीं है। अगर आपको आवश्यक नहीं है तो आप भीड़ से दूर रहिए। अगर भीड़ में जाना है तो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मास्क पहन ही सकते हैं, आप खुद मास्क पहने। हाँ, एक जो स्टडी आई है वो ये बताती है जहां ज्यादा कंजेशन है, अर्बन एरियाज में केसेस ज्यादा आ रहे हैं, और जहां लोगों की डेंसिटी ज्यादा है वहीं केसेस आ रहे हैं। तो इन जगहों को लोग अवॉइड करें। बाकी सरकारों को चाहिए कि वो अपनी तैयारी पूरी रखें। ऐसा कुछ नहीं, अभी तो ओमिक्रॉन है, लेकिन अगर अगला वेरिएंट कोई और आ गया तो वाकई चिंता की बात हो सकती है। फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट में सिर्फ
एहतियात बरतने की जरूरत है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आंकड़ों की बात की जाए, आंकड़े जिस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो और किस तरह का लोगों को, अगर मास्क की भी बात की जा रही है, और किस तरह के एहतियात करने चाहिए? देखिए, आंकड़े इसलिए बढ़ते हैं कि जब कुछ केसेस आने शुरू हो जाते हैं तो लोगों में घबराहट बढ़ जाती है। तो घबराहट में लोग टेस्टिंग ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे हो ना जाए और मेरे परिजनों को कोई मुश्किलें ना आ जाएं। तो एहतियात एक ही बरतना है। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम सेम है, सबसे बड़ी बात है कि जो पहले थे, आम ही खांसी, जुकाम, बुखार, जो कोल्ड के सिम्टम है वही इसके सिम्टम्स हैं। तो आपको जब ऐसे सिम्टम हो तो आप 5 दिन अपने परिजनों से अलग रह सकते हैं और भीड़ में न जाएं। ये 2 अगर प्रिकॉशंस आप कर लें। हाँ, जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जो कैंसर के मरीज हैं, कोई हार्ट के मरीज हैं, जो ऑलरेडी या जिनके ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसे मरीजों के लिए वाकई थोड़ी सी एहतियात बरतने की जरूरत है। उनको चाहिए कि वो तो घर से बाहर न जाएं, अपने परिजनों से भी थोड़ा परहेज करें और उनके परिजनों को भी चाहिए कि भीड़ से दूर रहें और अगर भीड़ में जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। अच्छा, आपने जब पीक पे कोरोना था उस समय भी आपने लोगों को काफी अवेयर किया। अगर खाने पीने की बात की जाए, इस समय पे क्या उनको खान पीन जो है रखना चाहिए, खाना चाहिए? ठीक, देखिए, कोविड ने हमें सिखाया है कि सेहत बहुत आवश्यक है। अगर हमने 100 करोड़ भी इकट्ठा कर लिया और सेहत ही नहीं रही तो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो सेहत है। सेहत, कोरोना ने हमें यह सिखाया है कि मोटापा सेहत की निशानी नहीं है बल्कि उसका दुश्मन है। कोई, हम पंजाब में यह कहा जाता है कि खांदे पींदे करता है। सो खाते पीते घर का नहीं है। अगर आपका वजन आवश्यकता से अधिक है तो उसे कम कीजिए, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, अपनी डायबिटीज शुगर को कंट्रोल में रखिए और एहतियात बरतें। अपना वजन बिल्कुल लिमिट में रखें और साल में 2 बार आप अपने फिजिशियन के पास जाएं और अपनी स्क्रीनिंग करवाएं कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही आपको। तो ये आवश्यक है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत को प्राइमरी फोकस दें अपनी लाइफ में, तभी हम इन महामारियों से बच सकते हैं। तो बिल्कुल स्क्रीनिंग अपनी जो है करवानी चाहिए और डॉक्टर साहब ने जो है यही कोरोना को लेके जो है सलाह दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, अगर बात की जाए पंजाब की और चंडीगढ़ की, तो लगातार केस जो है कोरोना के वो बढ़ रहे हैं और बढ़ते केसों की वजह से स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं सचेत है और लगातार कार्य कर रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो जो मास्क है वो अनिवार्य कर दिया गया है भीड़भाड़ वाली जगह पर, लेकिन लोग अभी नहीं पहन रहे हैं मास्क। जी बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ प्रशासन ने जो है पिछले हफ्ते ही जो है एक दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि अगर कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाता है तो उसे मास्क पहनना जो है अनिवार्य है। वहीं अगर शनिवार की बात की जाए तो चंडीगढ़ में अगर एक्टिव केस की बात की जाए, नए केस जो हैं 11 आए। अगर रविवार की बात की जाए तो कल 34 केस जो हैं नए आए हैं। तो इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में जिस तरह से केस दिन पर दिन बढ़ते दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर की स्थिति जो है कोरोना को लेकर चंडीगढ़ में देखने को मिल रही है। अभी आज की अगर बात करें तो कितने केस कोरोना के कवर किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो लेटेस्ट जो बुलेटिन जो सामने आया है, जो मेडिकल बुलेटिन जो सामने आया है, उसमें 34 केस जो है नए सामने आए हैं। किस तरीके की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने जो है सभी तैयारियां जो कर ली हैं, जितने भी जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अपनी जो है तैयारियां पूरी कर ली हैं, चाहे वो अपना चाहे ऑक्सीजन को लेके और चाहे मेडिसिन को लेके और भी जितने अन्य जो कार्य हैं वो सारे जो है, अगर मेडिकल विभाग की बात की जाए तो उन्होंने अपनी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। क्या बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है? क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी लहर में लगातार बेड्स की कमी देखने को मिली थी। जी बिल्कुल, बेड की संख्या जो है वो बढ़ा ली गई है, क्योंकि पिछली बार जब जिस कोरोना काल पीक में था तो उस समय की जो तैयारियां हैं कुछ वो भी उस समय की करी हुई हैं और उनको पता है कि आगे जो है इस तरह से जो है तैयारियां करनी है। और बेड्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो है पूरे अपने बेड्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं, ऑक्सीजन जो है सिलेंडर्स जो हैं वो पूरे तैयार कर लिए हैं, मेडिसिन जो है वो सब जो है हॉस्पिटल्स के पास जो है इस समय पूरी हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। उनके दौरे का शेड्यूल जारी हो गया है। साथ ही प्रशासन और कांग्रेस उनके भव्य स्वागत की तैयारियों में जुट गई है। सीएम सुक्खू आज सुबह पालमपुर से हेलीकॉप्टर से नादौन आएंगे। वे सुबह 10:15 बजे क्रिकेट स्टेडियम अमतर नादौन में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। पहले उनका हेलीकॉप्टर नादौन से डाइट गौना करौर के मैदान में लैंड होना था, लेकिन उसमें कुछ तब्दीली की गई है। सीएम हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीधे रेस्ट हाउस नादौन जाएंगे, जहां वे लोगों की समस्याएं सुनेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सीएम सुक्खू जहां लोगों की समस्याएं सुनेंगे, तो वहीं कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करने का कार्यक्रम तय है। वरिष्ठ कांग्रेसी और कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर मोती जोशी ने बताया कि सीएम सुक्खू नादौन के 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जोरदार तैयारियों में कार्यकर्ता जुट गए हैं। सीएम दौरे के दौरान नादौन की जनता को कई सौगातें भी देंगे। इस खबर पर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से सुक्खू आज नादौन के दौरे पर है, किस तरीके का है ये दौरा? जी देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से जो 3 दिवसीय हमीरपुर जिला के दौरे पर है, आज वो नादौन जाएंगे। नादौन उनकी अपना विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ वो 10 बजे पहुंचेंगे। जहाँ वो पहले क्या बोलते हेलीकॉप्टर उतरने के बाद सीधे रेस्ट हाउस जाएंगे और वहाँ पे जो है लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उसके बाद जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बैठक भी करेंगे और वहीं जो कई योजनाएं हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, वो उनके ऊपर भी विचार करेंगे और अधिकारी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि जो मौके पे जो लोग आए हैं अपनी समस्याएं लेकर, क्योंकि उनके अपनी विधानसभा क्षेत्र है, उनका वहीं पे त्वरित निपटारा किया जाए। तो ऐसे में सभी जो जिला प्रशासन है बिल्कुल एक्टिव मोड पर है, सभी इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ पहुंचेंगे और लोगों की भीड़ भी वहाँ पे उमड़ी हुई है। उसके अलावा जो कार्यकर्ता है वो भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफी अहम दौरा है। कार्यकर्ताओं के साथ भी वो बैठक करेंगे और इस दौरान कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे और जो वहाँ पे योजनाएं हैं, शिलान्यास है और उद्घाटन भी करेगी, क्योंकि बजट सत्र में भी कुछ घोषणाएं नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने की थी। तो आज माना जा रहा है कि उनका वो शिलान्यास भी वहाँ पे कर सकते हैं। जी टीना जी, जिस तरीके से सुक्खू जा रहे हैं 3 दिवसीय दौरे पर, किस तरीके की तैयारियां कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है? जी देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, क्योंकि अगर खासतौर पे हम हमीरपुर की बात करें, 5 सीटें वहाँ पर आती है। 5 सीटों पर इस बार जो कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और हमीरपुर एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पहले जीत दर्ज करनी कांग्रेस के लिए काफी कुछ सीट से मुश्किल थी, लेकिन इस बार वहाँ पे बिल्कुल 5 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है और इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और मुख्यमंत्री वहीं से होने के कारण जो है कार्यकर्ता काफी जोश में है। और इस दौरान जो 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार तैयारियां वहाँ पर की है और वहाँ पर वो जोरदार तरीके से उनका भव्य स्वागत मुख्यमंत्री का करेंगे। और इस दौरान कार्यकर्ता वहाँ पे पूरे जिले के उनको फीडबैक भी देंगे कि किस तरह किस क्षेत्र में किस तरह लोगों का रुझान है। लोग क्योंकि जो वादे किए थे सत्ता में आने से पहले और जो जिस तरह से जो रुझान है लोगों का, वो अभी क्या कह रहा है, तो कार्यकर्ताओं से एक महत्वपूर्ण बैठक भी वो करेंगे और जो नादौन की जनता है उनको कई सौगातें भी वो यहाँ पे देंगे, क्योंकि उनका अपना ये विधानसभा क्षेत्र है और काफी लंबे समय बाद वो उनका वहाँ पे जा रहे हैं। ये दूसरा उनका दौरा है नादौन का, तो माना यही जा रहा है कि काफी कुछ वो नादौन को आज सोच सकते हैं। जिस तरीके से नादौन में उनका दौरा है, किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा, सबसे अहम परियोजनाओं का जिक्र करें? जी अभी तो इस तरह की कोई मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जो परियोजना है वहाँ पे एक तो जो HRTC का जो एक ट्रिब्यूनल खुलना था, उसको लेकर वहाँ पे जो है वो तैयारियां हो सकती हैं। उसको लेकर वहाँ पर है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। उसके अलावा जो वहाँ पे छोटी छोटी चीजें, क्योंकि नादौन विधानसभा क्षेत्र अभी तक उपेक्षित माना जा रहा था कि वहाँ पे पूर्व CM होने के बावजूद बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आज तक नादौन में हो नहीं पाई थी। तो ऐसे में जो कई चीजें हैं नादौन विधानसभा क्षेत्र में, वो आज मुख्यमंत्री सौगात के तौर पर जो अपनी जनता को अपने विधानसभा क्षेत्र को वो दे सकते हैं। तो ऐसे में वो कुछ देर में उनका जो योजना है, क्योंकि मैदान के अलावा वो हमीरपुर में अन्य जो क्षेत्र है वहाँ से भी जाएंगे। 3 दिवसीय ये दौरा है, पूरा हमीरपुर जिले का ये दौरा उनका रहने वाला है। विधानसभा क्षेत्र वहाँ पे आते हैं। ये देखने वाली बात है कि हमीरपुर में किस जगह पे वो किस तरह की जो चीजें हैं वो देते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले
जो कर्मचारी चयन आयोग भंग किया गया है उसको लेकर जो एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे करेंगे, क्योंकि दोबारा से उसका नए सिरे से गठन होना है। वो हमीरपुर में किस क्षेत्र में होगा, कहाँ पे उसको स्थापित करना, किस तरह का उसका रूपरेखा होंगे, उसको लेकर भी वो आज अधिकारियों के साथ वो बैठक वहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरीके से बैठक की जाएगी, क्या इसमें आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है टीना जी? जी बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा बुक की है, लोकसभा आने वाला है, तो ऐसे में क्योंकि हमीरपुर क्षेत्र की हम बात करें काफी लंबे अरसे से, अगर हम बात करें 2009 के बाद कभी भी जीत हासिल नहीं वहाँ पे कांग्रेस कर पाई है। पहले भी जीत 2004 के बाद कभी भी वहाँ पे जीत नहीं हासिल कर पाई है। तो ऐसे में अभी इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र मुख्यमंत्री खुद आते हैं और इसी क्षेत्र मुख्यमंत्री जीतते हैं, तो जरूर ये दबाव उन पर रहेगा कि ये जो क्षेत्र है उसको एक बार वो कांग्रेस की पूरी लोकसभा जो उसको लेकर आएंगे। अभी से वो फीडबैक कार्यकर्ताओं से लेकर किस तरह से जो उम्मीदवार है और किस उम्मीदवार के ऊपर दाव लगाना चाहिए, किस तरह से जो तैयारी है वो करनी चाहिए, क्योंकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र इस वक्त जो है सरगर्मियों में आ चुका है। मुख्यमंत्री वहां से बनने के बाद सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां पे जो लोग हैं वो एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस को वह हमीरपुर जो संसदीय क्षेत्र है वो क्या लोकसभा क्षेत्र में जीत दिला पाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री इस जो लोकसभा चुनाव है उसको लेके भी जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो अपने पदाधिकारी, उनसे एक फीडबैक वो ले सकते हैं कि यहाँ पे उम्मीदवार या भावी उम्मीदवार किसको यहाँ पे संभावित घोषित किया जा सकता है। जी कब तक सुक्खू जो है वो नादौन पहुंचेंगे और 3 दिन उनके अलग अलग कार्यक्रम जो प्रस्तावित हैं, किस किस तरीके की जानकारी? जी देखिए, अभी तो 10 बजे उनका हमीरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद वो अपनी वहाँ पे जनता से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। उसके अलावा फिर वो आज जो है वहाँ पे कुछ बैठकें वहाँ पे करने वाले हैं और उसके बाद वो दूसरे क्षेत्र जो हमीरपुर मेन हमीरपुर विधानसभा है वहाँ पे वो जाएंगे और वहाँ पे क्योंकि बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसको लेके जो लोग हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि अपना विधानसभा क्षेत्र के अलावा वो हमीरपुर जिले को कितनी सौगातें और क्या देते हैं, क्योंकि पिछले कल ही वो कांगड़ा में थे तो कांगड़ा को लेकर उन्होंने कहा है कि पर्यटन वो राजधानी बनेगी। तो अब देखने वाली बात है कि क्योंकि वो हर जिले के लिए कुछ योजनाएं लेकर चल रहे हैं, तो अब आज ये खुलासा होगा कि अपने जिले के लिए वो किस तरह का जो रूपरेखा है, किस तरह का जो कार्यक्रम है, वो किस तरह की योजना है वो लेकर चल रहे हैं और अपने लोगों को वो आज क्या देते हैं, कितनी सौगातें देते हैं, किन योजनाओं का वो शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं, वो अब थोड़ी देर में जो है वो क्लियर होगा। जी बहुत शुक्रिया टीना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मजारों को ध्वस्त करने का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण के पीछे लगे हुए हैं वो खुद ही अतिक्रमण को हटा ले, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने कहा कि सरकार चुनाव को देखते हुए धार्मिक तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है। इस प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले जो अनावश्यक रूप से, जो अभी हमने चिन्हित किया है कि जगह जगह पर कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं पर कुछ और बना दिया है, लेकिन उसके नीचे खोजा जा रहा है तो कोई अवशेष नहीं मिल रहे। हमने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम यहाँ जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम कानून पर विश्वास रखने वाले हैं। हम किसी का नुकसान करने के लिए कोई काम नहीं करने वाले, लेकिन हम किसी का तुष्टीकरण भी नहीं होने देंगे। तुष्टीकरण पर भी हम जो है कठोरता से लगाम लगाने का काम करेंगे। हमने इन सभी कठिन कार्यों को, लेकिन आवश्यक कार्यों को इतने कम समय में करके दिखाया है और हम साथ में यह भी हमने तय किया। मैं आज यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जो आज तमाम तरफ जो जनसंख्या में असंतुलन पैदा हो रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए हम स्पेशल ड्राइव भी अपने प्रदेश के अंदर चलाएंगे। भाइयों बहनों, जिस तरह से लगातार कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद के नाम पर धार्मिक तुष्टीकरण
करने का प्रयास चुनाव आते आते करना चाहती है। एक नैरेटिव प्रदेश के अंदर क्रिएट किया जा रहा है एक धर्म और जाति के विरोध में। वो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री की समदृष्टि होनी चाहिए, उसके लिए सभी समान होने चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग, समुदाय या जाति या पंथ के लोग हों। ऐसे में लगातार उनके द्वारा ये कहा जाना कि हम ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, वो भी एक समुदाय विशेष का, वो शोभा नहीं देता। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से सीएम धामी ने आदेश दे दिए हैं सभी अवैध मजारों को हटाने के, अब इस पर विपक्ष बौखला गया है। विपक्ष सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है सीएम धामी पर कि धामी धार्मिक तुष्टिकरण कर रखे हैं। देखिए मुस्कान, बिल्कुल जिस तरह से बात की जाए, लंबे समय से हालांकि उत्तराखंड के अंदर खबरें आ रही थी कि यहाँ पर लैंड जिहाद के नाम से लगातार जमीनों का जो है अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। और इसका जो उदाहरण कई प्रकार से यहाँ रामनगर में भी देखा गया है, जो कई प्रकार से यहाँ पर कई मजारें ऐसी है जो यहाँ पर जिसके बाद वहाँ पर जमीनों का अतिक्रमण किया गया और जब उन मजारों को जब यहाँ पर खोदा गया तो उसके अंदर से कोई अवशेष प्राप्त नहीं। ऐसे कई मामले उत्तराखंड के अंदर है और इन जगहों को उत्तराखंड सरकार के द्वारा चिन्हित कर लिया गया है। करीब 1000 मजारों की संख्या बताई जा रही है और पूरी तरीके से अब पुष्कर सिंह धामी के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जो उनकी बातें उससे साफ दिखता है कि लैंड जिहाद पर अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार कार्रवाई करने जा रही है, जिसको लेकर के उन्होंने कारणुगी में खुले तौर पर यहाँ पर जनता को संबोधित किया है। और पूरी तरीके से यहाँ पर अब प्रशासन ने इसको कार्रवाई करनी है। सरकार से जो जमीनें जिसमें अतिक्रमण किया गया है उन सभी जमीनों को यहाँ पर मुक्त किया जाएगा। तो पूरी तरीके से सरकार ये कार्रवाई करने जा रही है। और लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं होना शुरू हो गया। कांग्रेस लगातार इसमें पुष्कर धामी को घेरते हुए नजर आ रही है। साफ तौर से कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो रही, क्योंकि अभी 2024 में चुनाव आना है और उससे पहले यहाँ पर निकाय चुनाव होना है। तो उस पर कहीं ना कहीं राजनीति लगातार हो रही है। चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ पर राजनीति कर रही है और इस तरह की जो यहाँ पर तुष्टिकरण की नीति कहीं ना कहीं अपना रही है। लेकिन उत्तराखंड सरकार की बात करें, अब यहाँ पर क्योंकि अतिक्रमण को लेकर के सरकार पहले भी सख्त नजर आई है, कई कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है। अब यहाँ पर जो लैंड जिहाद है उसको लेकर के कार्रवाई होना सुनिश्चित किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार से अगर ऐसी कोई जगह चिन्हित की जाती है तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए और उसको लेकर के सीएम धामी यहाँ पर सख्त नजर आ रहे हैं। जी, सीएम धामी जिस तरीके से सख्ती किए जा रही है और सीएम धामी ने ये साफ कह दिया है कि जितने भी अवैध मजारे हैं उन पर उनको तोड़ा जाएगा। और उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि कई ऐसे मजारे हैं जिनको जब खोदा गया तो उसके नीचे किसी प्रकार के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी कि वो अवैध हैं। तो अगर उनको जो तमाम अवैध मजारे हैं उनको तोड़ा जाएगा तो क्या वो जमीन सरकार के अंडर ली जाएगी? क्योंकि कई जगह ऐसी है जो यहाँ पर रामनगर की अगर बात की जाए तो कारोड पार्क के अंदर कई जगह है ऐसी है जहाँ पर मजारे बना दी गई हैं और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर अतिक्रमण किया गया है। सरकारी जमीन पर यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश लगातार लंबे समय से की जा रही है। कई प्रकार से हम लोग देखते हुए आते हैं और अब ये क्योंकि लैंड जिहाद के नाम से यहाँ पर जो मजारें बना दी जाती हैं और उसके नीचे जब उसको खोदा जाता है तो अवशेष नहीं मिलते, तो इसका साफ उद्देश्य ये है कि अतिक्रमण को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। अब पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उन सभी जगहों को और चिन्हित किया जाए। फिलहाल 1000 जगह ऐसी जहाँ पर अवैध अतिक्रमण के नाम किया गया है और ये और चिन्हीकरण का काम आगे भी चलता रहेगा। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जब चिन्हीकरण का पूरा हो जाएगा तो उसके बाद सरकार यहाँ पर निर्देशित करेगी अधिकारियों को और अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में जाकर के उन सभी जगहों को यहाँ पर अतिक्रमण की दर से बाहर किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं संकेत दिया है पुष्कर धामी ने और लगातार इसकी और कार्रवाई जो है उत्तराखंड सरकार करने जा रही है। ये पुष्कर सिंह धामी की बातों से सुनिश्चित हो चुका है। जी मुस्कान। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की संख्या अब तक सबसे कम है। डीजीपी ने यह जानकारी दी है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह बताया है कि इस समय घाटी में सक्रिय आतंकियों की संख्या 50 के आसपास है। जब से धारा 370 हटाई गई है तब से इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि आतंकवाद खत्म हो रहा है, हालांकि अब तक खत्म नहीं हुआ है। घाटी में आतंकवाद शुरू होने के बाद पहली बार ऑपरेशन में आतंकियों की संख्या 70 से कम हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक आंतरिक आंकलन में स्थानीय आतंकवादियों की संख्या 29 बताई गई है, जिसमें से केवल 3 को पुराने समय के आतंकवादी कहा जाता है।
इनमें फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली, जावेद अहमद मट्टू और रियाज अहमद उर्फ शैतारी शामिल हैं। इसके अलावा घाटी में वर्तमान में 20 से 24 आतंकी विदेशी हैं। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक 30 से 35 आतंकी स्थानीय हैं और बाकी विदेशी आतंकी हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि हमने चारों तरफ से आतंक के इकोसिस्टम को घेर लिया है, चाहे वो पत्थरबाजों पर कार्रवाई हो या अलगाववाद, फाइनेंसरों पर कार्रवाई हो या सीमा पार से ड्रोन के जरिए आने वाले हथियारों को जब्त करना हो। पुलिस और सुरक्षा बलों ने काफी हद तक आतंकवाद पर काबू पाने में सफलता हासिल की है। जहां साल 2017 में जब आतंकियों की संख्या 350 थी, वहीं अब आतंकियों की संख्या 2 अंकों में आ गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से डीजीपी दिलबाग सिंह ने ये जानकारी दी है कि आतंकियों की संख्या अब दोहरे अंकों में आंकी जाने लगी है, यानी कि पहले से घाटी में काफी सुधार हुआ है। बिल्कुल, देखिए, धारा 370 जब हटाई गई थी तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि घाटी में हम आतंकवाद पर लगाम लगाएंगे और यही वजह है कि धारा 370 टूटने के बाद आतंकवादियों, उनके सहयोगियों और जो फंडिंग करते थे उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वो कसा है, जिसके बाद लगातार आतंकियों के साथ एनकाउंटर जो है वो हुए हैं और कई आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। जहां आतंकियों की संख्या 300-350 के करीब थी, वहीं रहकर अब 2 अंकों में यानी कहा जाए तो 70 के करीब रह गई है। और जो विदेशी आतंकी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाई गई है। सिर्फ इनमें से 3 ही आतंकी जो हैं वो सबसे पुराने हैं। कहा जाता है कि आतंकियों की ज्यादा उम्र नहीं होती है। आतंकी ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल अगर कोई आतंकवाद की राह चुनता है तो उसको सिर्फ 4 या 5 साल में ही मार दिया जाता है या मारा जाता है। तो कहा जाए सिर्फ 3 आतंकी जो हैं वो भी अब पुराने बचे हैं, जिनमें फारूक अहमद भट्ट है और जावेद अहमद मट्टू है और रियाज अहमद शैतारी है। ये 3 आतंकी जो हैं यही बचे हैं और 20 से 24 विदेशी आतंकी बचे हैं और 30 से 35 स्थानीय आतंकी जो हैं वो बचे हैं। और कहा जाए तो लगातार जो है आतंकवाद पर भारी चोट जो है वो की जा रही है। आतंकवाद का जो इकोसिस्टम है उस पर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और जो उनके, जैसा मैंने पहले बताया कि जो फाइनेंसर है, अलगाववादी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान लगातार कोशिश यही कर रहा है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकी गतिविधियों में धकेला जाए और साथ ही में नशे को लेकर पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थ जो है वो इलाकों में, खास करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या LOC का इलाका हो, वहां पर लगातार आतंकियों की आतंकियों को ये हथियार और मादक पदार्थ जो है वो भेज रहा है। और वहीं अगर कल की बात करें तो कल भी पुंछ के शाहपुर में 3 आतंकी जो हैं वो मादक पदार्थ लेकर आ रहे थे। सुरक्षा बलों ने 1 आतंकी को मार दिया और 2 को पकड़ लिया है और उनके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ जो है वो मिला है और उनके पास कुछ दस्तावेज और करेंसी जो है वो मिली है। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात चाहे जितने मर्जी खराब हों, लेकिन वो पाकिस्तान को आतंकियों को पोषित करना जो है वो कम नहीं करेगा। वो लगातार आतंकियों को पोषित करता रहेगा। लेकिन देखा जाए तो जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से लगातार आतंकियों पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार उनको मारा जा रहा है, चाहे जितना भी बड़ा आतंकी हो या विदेशी हो, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। इसी वजह से अब तक जो है जो संख्या है उनकी वो 2 अंकों में रह गई है। जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।